अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना। क्लियर हो गया होगा। तो हृदय को शुद्ध रक्त किससे प्राप्त होता है? तो धमनी से होता है। प्रश्न नंबर 2 को देखें, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है? तो किस दर्पण का, गेस कीजिए, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। जो आपका ड्राइवर का गाड़ी होता है फ्रेंड्स, गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। प्रश्न नंबर 3 को देखें। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, देखिए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 आपका है सामने। कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी, स्मॉल जी, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर, ठीक है फ्रेंड्स, जो स्मॉल जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर या नीचे जाने पर जो जी स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान घटता है। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी यानी स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घूर्णन गति अगर जो बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की अगर घूर्णन गति घटता है तो जी के मान घटता है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी उपग्रह का पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जाम, बहुत सा एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न कि किसी उपग्रह का अगर पलायन वेग, किसी उपग्रह का पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का कितना होता है? √2 गुना होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, √2 गुना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भी नोट्स में जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है वो क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी आप याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की गति किस दिशा में होती है? किस दिशा में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी है जो किस तरह से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो उसी तरह से आपका जो भू स्थिर उपग्रह है उसका भी गति का जो दिशा होती है वो भी होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, और उसी तरह से भू स्थिर उपग्रह है उसकी गति का दिशा भी जो होता है वो क्या होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, का अधिकतम मान पृथ्वी पर कहाँ होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? तो देखिए जो ध्रुव पर होता है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, यानी कि अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही हुआ, न्यूनतम होता है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान है जो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। और इसी से संबंधित अभी मैंने प्रश्न बताया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? घटता है, और नीचे भी जाएगा तो घटेगा। पहले मैं भी बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 30 न्यूटन है, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन या भार कितना है? 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन जितना है उसका 1/6 भाग कहाँ हो जाता है? चंद्रमा पर। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का कितना भार है? 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 यानी 6×5 = 30 यानी 5 न्यूटन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु का जो भार है उसका 1/6 भाग कहाँ हो जाता है? चंद्रमा पर। मान लिया यहाँ 60 है तो वहाँ कितना हो जाएगा? 1/6 यानी वहाँ हो जाएगा 10 kg, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखें। धातु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? गेस कीजिए, धातु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मेटालर्जी, ठीक है, मेटालर्जी
के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। मेटल मतलब क्या होता है? धातु होता है। तो धातु का अध्ययन मेटालर्जी। इस तरह से आप याद रखें। प्रश्न नंबर 9 को देखें। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपको हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 को देखें। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं फ्रेंड्स, कभी नहीं भूलिएगा। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का। देखिए, जब हम फोटो खींचते हैं तो जब प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश अधिक रहेगा तभी तो फोटो खींच सकते हैं। तो इस तरह से याद रखें कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक रहेगा तभी फोटो खिंचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो खींच सकते हैं। इस तरह से याद रखें, प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो गेस कीजिए। तो इसका हो जाएगा फर्मी मीटर। याद रखिएगा, लंबाई की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? फर्मी मीटर है। अगर जो पूछा जाए कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। ठीक है फ्रेंड्स, पारसेक है जो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। ये प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष भी है जो लंबी दूरी की इकाई है और उससे बड़ा है जो पारसेक है। और यहाँ प्रश्न आपको तीन प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर है। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। और पूछा जाए एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसको स्मॉल एस आर से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि जबकि समतल कोण का, तो रेडियन हो जाएगा। अगर घन कोण का रहेगा तो स्टेरेडियन हो जाएगा, और समतल कोण का भी याद रखें, रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों याद रखें। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का एसआई मात्रक आपको रेडियन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए फ्रेंड्स, मॉर्फिन है जो एक नशीला पदार्थ है। कॉकेन, मॉर्फिन, अफीम, ये सभी है जो क्या है? नशीला पदार्थ है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, मॉर्फिन क्या है? तो नशीला पदार्थ है। चलिए, मॉर्फिन, कोकीन, ये सभी है जो नशीला पदार्थ है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखिए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा तो हमेशा याद रहेगा। जिस तरह से अभी मैंने एक ट्रिक से बताया कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो फोटोमीटर। अभी ट्रिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि जब प्रकाश तीव्र रहेगा तभी फोटो खींचेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसको हमेशा आपको मुंजवान याद रहेगा। तो देखिए, मरुस्थल में क्या पानी होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? जीरोफाइट्स कहेंगे, क्योंकि मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है, यानी शून्य होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से याद रखें, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि तंबाकू में मोजैक रोग किसके कारण होता है? इसमें दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो पूछा जाता है कि मोजैक रोग है जो किसमें होता है? तो ये देखिए, तंबाकू में होता है और सरसों में होता है। याद रखिएगा, तंबाकू में मोजैक रोग होता है। तो प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि मोजैक रोग है जो किस फसल से संबंधित है? तो तंबाकू से संबंधित है। और किसके कारण से होता है? वायरस से होता है या जीवाणु से होता है? तो तंबाकू में जो मोजैक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखिए कि गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग, ये भी प्रश्न याद रखिए। ब्लैक रस्ट रोग है जो गेहूं से संबंधित है और किसके कारण से होता है? तो इसका हो जाता है कवक के कारण से। गेहूं का जो ब्लैक रस्ट रोग होता है वो कवक के कारण होता है। प्रश्न नंबर 17 को देखिए कि मुरली का, सॉरी यहाँ पर मुरली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है।
यहाँ पर मूली, मूली का तीखापन किसके कारण होता है? मुरई, जिसको देहाती भाषा में मुरई बोलते हैं, तो मुरई का जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? तो मुरई का जो तीखापन होता है, मूली का तीखापन होता है किसके? तो आइसोसाइनाइड के कारण। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा रहेगा फ्रेंड्स, आइसोथायोसाइनेट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और कहीं कहीं पर आपको आइसोसाइनेट के कारण। तो याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा माइंड में, जो मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनाइट या आइसोथायोसाइनाइट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मिर्ची में जो तीखापन होता है फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है? मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जो मिर्ची में तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। याद रखिएगा, कैप्सेसिन, इसको ट्रिकली में बताया था। सीसी, मिर्ची जब खाते हैं तो तीखा लगता है, तो सीसी करते हैं, तो इसी तरह से याद रखिएगा, मिर्ची में तीखापन किसके कारण है? तो कैप्सेसिन के कारण। और जो मूली में जो तीखापन होता है, मूली में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं और अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो गेस कीजिए आपका माइंड में क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त किसे कहेंगे? तो देखिए, जो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन से युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इससे युक्त जो रक्त रहेगा उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो समझ गए फ्रेंड्स, जो रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन से युक्त रक्त है, उसे शुद्ध रक्त कहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो गेस कीजिए, पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका प्रकृति होती है क्षारीय होती है। और इससे संबंधित प्रश्न है कि आपका पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो आपका पीत रस का स्राव यकृत से होता है, ठीक है। यकृत यानी क्या? लीवर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लीवर मीन्स क्या होता है? यकृत होता है। और ये जो लीवर है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी ग्रंथि है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि या ग्लैंड कौन है? तो यकृत है। और यकृत से किसका स्राव होता है? पीतरस का होता है। और पीतरस का जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, जिंक पाया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें आपको जिंक पाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। इसी के कमी से मधुमेह रोग यानी चिनिया बीमारी होता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? सब जानते होंगे, अग्नाशय ग्रंथि से स्राव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन वाला, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ प्रश्न है जिसमें ऑप्शन देने पर ही अच्छा होता है फ्रेंड्स और समझ में आता है। जैसे देखिए, आपको प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 आपका है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गेस कीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो सभी जानते हैं, ओम होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा या ओम मीटर होगा या ओम प्रति मीटर होगा या मीटर होगा? तो गेस कीजिए, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको दो तरह से इस तरह से रहेगा, तो इसको ओम मीटर होगा, न कि ओम प्रति मीटर होगा। इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 22 को देखिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, ठीक है। तो किस नियम पूछा जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कूलाम का नियम। याद रखिएगा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल है जो संबंधित है, कूलाम का नियम। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, देखिए कि यदि किसी चश्मे का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। यदि किसी चश्मे का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो धूप के चश्मा होता है वो कौन सा कांच से बना होता है फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, क्रुक कांच से बना होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। धूप चश्मे जो बनता है वो किससे बनता है? तो क्रुक कांच से बना होता है। और उसकी क्षमता क्या होती है? गेस कीजिए, तो 0 डायोप्टर होता है, ठीक फ्रेंड्स। धूप चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 25 को देखें। प्रश्न नंबर 25 देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो जब यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत के बीच खड़ा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। जब 60 डिग्री पर रहेगा तो कितना, 5 प्रतिबिंब। याद कर लेगा फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न डायरेक्ट हूबहू पूछा जाता है। तो जब 60 डिग्री कोण रहेगा तो 5 हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए, उसी से संबंधित है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना का कोण होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 के रहेगा तो 60 डिग्री रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब अब कह रहा है 3 का तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या था प्रश्न, एक बार फिर से देख ले कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो करने के लिए दर्पण के बीच कितना का कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी का नाम आप लोग सुना होगा फ्रेंड्स, पाइप के द्वारा पेट के अंदर जांच किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जो किस पे आधारित है, तो ये जो आधारित है आपको याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, इंडोस्कोपी है जो किस पे आधारित है, याद रखिएगा। जब भी इंडोस्कोपी का जिक्र आएगा फ्रेंड्स तो याद रखिएगा यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा सिद्धांत है जो आपको प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसमें सही आंसर गेस कीजिए कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 28 का है जो बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखिए। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है कि बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है। देखे होंगे आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा होगा कि जो बर्फ है उसको बुरादे में लपेट कर करके पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, या ये सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए लपेटा जाता है कि बर्फ जल्दी नहीं गले, तो क्योंकि जो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बुरादा होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, यही कारण है कि बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 30 को देखें। प्रश्न नंबर 30 आपका है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत ऋतु के दिनों में हमें है जो मौसम किस प्रकार का रहता है तो हमें ठंड अधिक महसूस होता है। तो आंसर में देखिए ऑप्शन है बादल साफ होने पर, बादल छाने पर, आर्द्र मौसम होने पर, या अनाद्र मौसम होने पर। तो देखिएगा जिस दिन बादल साफ रहेगा उस दिन ठंड आपको अधिक महसूस करेगा, और जिस दिन बादल रहेगा, कोहरा रहेगा, उस दिन क्या है, ठंड कम लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है कि शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करता है, तो मौसम साफ होने पर ठंड अधिक महसूस करता है। प्रश्न नंबर 31 को देखें कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूं फ्रेंड्स कि देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं, और उसको जो पहले बार खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता का खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो देखिए कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, तो जितने भी शाकाहारी जीव है वो सभी है जो क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जैसे आपका हिरन हो गया शाकाहारी है तो ये भी प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, जो भी है सभी है जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। इससे संबंधित मैं कम्युनिटी पर एक प्रश्न शेयर किया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने पूछा था कि मेढक है उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो मेढक को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उसको हम लोग रहें द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि
मेढक है जो शाकाहारी नहीं है, मेढक है जो कीट फटिंगे को खाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कीट फटिंगे है जो क्या खाता है, घास को खाता है, ठीक है। तो मेढक है जो आप लोग का शाकाहारी जीव नहीं है, इसलिए वो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आपको आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिट्रस कैंकर है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का भी प्रश्न रहेगा कि सिट्रस कैंकर क्या है। तो देखिए एक रोग का नाम है और किस फसल में होता है, तो नींबू का एक रोग है, याद रखिएगा। सिट्रस कैंकर है जो नींबू का एक रोग है। प्रश्न नंबर 33 को देखें। प्रश्न नंबर 33 है श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, जो श्वसन को मापता है उस यंत्र का नाम क्या है, तो रेस्पिरोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। रेस्पिरोमीटर के द्वारा श्वसन मापा जाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 34, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कि लीची फल खाने का योग्य भाग है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है उसका नाम है क्या है, तो इसका नाम है एरियल, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, एरियल। 34 का हो जाएगा आपका बी। प्रश्न नंबर 35 को देखिए। प्रश्न नंबर 35 है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कवकनाशी के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। प्रश्न इस तरह से घुमा करके भी पूछा जाएगा कि कवकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणें का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे कैंसर निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणें का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 को देखिए। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसको क्या होता है, गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्लेटिनियम चूर्ण हो जाएगा। 37 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 को देखें। प्रश्न नंबर 38 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शैवाल, यहाँ पर लिस्ट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर यीस्ट होगा, ठीक है। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए प्रश्न नंबर आप 39 को देखें। 39 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि ध्वनि का तारत्व, जिसे अंग्रेजी में क्या कहता है, पिच, किस पे निर्भर करता है। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है, गेस कीजिए। आवृत्ति, आयाम, वेग या तीव्रता। चलिए गेस कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट प्रश्न है आपका, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, गेस कीजिए। तो संचायक बैटरी में कौन सी धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा, ठीक है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सीसा का उपयोग किया जाता है। स से संचायक, स से सीसा, इस तरह से भी बैठा लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। स से संचायक और स से सीसा। तो संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो